Your next topic is agriculture sector on the eve of independence. ठीक है बच्चों, इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर रिमेन अंडर डेवलप्ड ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, इरिगेशन फैसिलिटी, टूल्स एंड इक्विपमेंट, फर्टिलाइजर्स एंड मैनी अदर पॉइंट्स। जो इंडिया का एग्रीकल्चर था, अगर हम इंडिपेंडेंस के टाइम पे बात करें कि मोर देन 70% पॉपुलेशन हमारी किस में लग रही थी, एग्रीकल्चर में लग रही थी। बट एग्रीकल्चर जो हमारा था वो बहुत ही अंडर डेवलप्ड, उसके साथ साथ बैकवर्ड भी था। अब मेनली जो उसके बैकवर्डनेस और उसकी अंडर डेवलप्ड था, उसके मेन रीज़न क्या थे कि हमारे पास उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी, बिकॉज वी मेनली डिपेंड ऑन monsoon and rainfall for the irrigation facilities. But if we compare it from the nowadays, now the various technology, various irrigation facilities are available for इरीगेशन। टूल्स इक्विपमेंट हमारे पास नहीं थे, फर्टिलाइजर्स हमारे पास नहीं थे, तो ये बेसिक कुछ चीज़ें थी जो हमारे पास इतनी इफेक्टिव वे में अवेलेबल नहीं थी, जिसकी वजह से हमारा इंडियन एग्रीकल्चर क्या था, बैकवर्ड रह गया। इट इज़ हार्डली हिट ड्यू टू द जमींदारी सिस्टम विच इज़ मेड नो डेवलपमेंट टू द सेक्टर। जो ज़मींदारी सिस्टम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लगाया था, उसकी वजह से भी एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही इफेक्ट हुआ। क्यों? क्योंकि ज़मींदार को उन्होंने क्या बना दिया था, ओनर ऑफ द सोइल, और जो हमारे फार्मर थे वो क्या रह गए थे, टिलर्स ऑफ द सोइल। अब ज़मींदार क्या करते थे, टिलर्स से रेंट कलेक्ट करते थे, ठीक है, और रेंट इतना ज़्यादा कलेक्ट करते थे कि इनके पास, टिलर्स के पास कुछ भी नहीं बचता था। अब उनके पास कुछ नहीं बचता था तो फिर वो क्या करते थे, लोन लेना पड़ता था उन्हें आगे के लिए, तो वो डेप्टनेस में चले जाते थे, इन डेप्टनेस में। और जो ज़मींदार थे वो कुछ भी एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर की इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं करते थे। अब उसके कुछ एक पॉइंट है, देखो पॉइंट समझेंगे हम। पहला क्या है, लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। अगर हम प्रोडक्शन की और प्रोडक्टिविटी की बात करें ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, दोनों ही बहुत लो थे, दोनों ही बहुत लो थे। प्रोडक्शन क्या होता है कि आपका टोटल आउटपुट, और प्रोडक्टिविटी क्या होती है, आउटपुट पर हेक्टर। अगर हम पर हेक्टर आउटपुट की बात करें और टोटल आउटपुट की बात करें, मतलब प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी दोनों ही बहुत कम थी अगर हम इंडिपेंडेंस के टाइम पे देखें, ठीक है। वीट का प्रोडक्शन, राइस का प्रोडक्शन, तो हम अगर इनका प्रोडक्शन देखें, ऐसे बुक्स में, कुछ बुक्स में बहुत सारा डाटा गिवन है, आपको उसके याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इतना याद रखना कि टोटल प्रोडक्टिविटी और आपका टोटल प्रोडक्शन दोनों ही कम थे। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या है, अनसर्टेनिटी। हमारी जो एग्रीकल्चर है वो अनसर्टेन था। अनसर्टेन मतलब उसकी कोई सर्टेनिटी नहीं थी कि हमारा आउटपुट अच्छा होगा या आउटपुट बेकार होगा। आउटपुट अच्छा कब होगा, अगर रेनफॉल अच्छी हो जाए, क्योंकि हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटी तो थी नहीं। अगर हमारा रेनफॉल अच्छा मिल जाए, अगर मानसून अच्छा हो जाए, तो उस टाइम पे एग्रीकल्चर आपका आउटपुट अच्छा निकलेगा। तो अब रेनफॉल होगा वो अनसर्टेन है, तो आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो भी क्या था, अनसर्टेन था। उसके बाद देखिए सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग दो तरह की फार्मिंग होती है, एक तो आपकी होती है कमर्शियल फार्मिंग और एक आपकी होती है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज द फॉर्म ऑफ फार्मिंग इन विच क्रॉप आर प्रोड्यूस टू प्रोवाइड फॉर द बेसिक नीड ऑफ द फैमिली। हम जो फैमिली की बेसिक नीड के लिए, जो घर के खर्चों के लिए छोटी सी खेती कर लेते हैं, उसे बोलते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। और कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, जब आप एग्रीकल्चर करते हो टू सेल द आउटपुट इन द मार्केट, जब मार्केट में बेचने के लिए, जब मार्केट में आउटपुट को सेल करने के लिए हम कुछ प्रोडक्शन करते हैं, उसे बोलते हैं हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो उस टाइम पे हमारी कौन सी फार्मिंग होती थी, मेनली सब्सिस्टेंस फार्मिंग। उसके बाद देखो स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, ये क्या पॉइंट है कि जो उस टाइम पे लैंड होल्डिंग थी वो बहुत ही कम थी। आप अगर बात करें, जो हमारे फार्मर थे, फार्मर के पास एक तो बहुत कम ज़मीन होती थी, और कम ज़मीन होने के साथ साथ वो ना फ्रेगमेंटेड थी। फ्रेगमेंटेड मतलब कुछ ज़मीन यहाँ पे है, कुछ ज़मीन 5 किलोमीटर दूर है, कुछ ज़मीन उससे कोई कहीं दूर है। अगर सारी ज़मीन इकट्ठी होती तो क्या होगा, आपको आप एक जगह कुछ इरिगेशन फैसिलिटी लगा सकते हो। अब आपकी कुछ ज़मीन तो यहाँ पे है, कुछ ज़मीन दूर है, कुछ ज़मीन दूर है, तो आप इन सब के लिए इरिगेशन फैसिलिटी अलग थोड़ी ना लगाओगे। तो मेनली फिर हम किसके ऊपर डिपेंड करते थे, मानसून के ऊपर। तो हमारा कौन सी लैंड होल्डिंग थी उस टाइम पे, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अभी मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन से मतलब क्या है, जब आप एग्रीकल्चर करते हो, जब आप एग्रीकल्चर से आउटपुट निकालते हो टू सेल द आउटपुट इन द मार्केट, जब आप प्रोडक्शन करते हो फॉर मार्केट, दैट इज नोन एज
कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, और उस टाइम पे फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन होता था। फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन से मतलब क्या था कि जो ब्रिटिश वाले लोग थे वो इंडियन एग्रीकल्चर को, इंडियन फार्मर को फोर्स करते थे कि वो आप कमर्शलाइजेशन करो एग्रीकल्चर का। और कमर्शलाइजेशन एग्रीकल्चर का मेन किसके लिए? इंडिगो के लिए। ठीक है, वे क्या कहते थे कि आप सब्सिस्टेंस जो क्रॉप है उन्हें छोड़ के आप किस में करो? कमर्शियल फार्मिंग में करो। कमर्शियल फार्मिंग जैसे इंडिगो क्या थी? इंडिगो इन प्लेस ऑफ व्हीट एंड राइस फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। जो इंडिगो था, इंडिगो आपका जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो आपका कपड़े की इंडस्ट्री है, उसमें कलर करने में यूज़ आती है इंडिगो। और वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ पे थी? ब्रिटेन के लिए। तो ब्रिटेन को रॉ मटेरियल इंडिगो सप्लाई करने के लिए उन्होंने क्या करा? उन्होंने फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्ट करा। और उसमें क्या करा कि आप भाई व्हीट और राइस जो आपकी सब्सिस्टेंस क्रॉप है, आप उन्हें छोड़ के इंडिगो लगाइए। क्योंकि अगर आप इंडिगो लगाओगे तो उसका डायरेक्ट फ़ायदा किसे है? ब्रिटेन को। इंडिगो इसका फ़ायदा है ब्रिटेन को, क्योंकि ब्रिटेन की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें डाइंग के लिए, उसमें ब्लीचिंग के लिए वो क्या यूज़ करते थे? वो इंडिगो को यूज़ करते थे। तो सारा एग्रीकल्चर उस टाइम पे क्या था हमारा? फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन कर दिया था उन्होंने। अब फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या हुआ कि भाई जब आप कमर्शलाइजेशन करोगे एग्रीकल्चर का, आप राइस और व्हीट नहीं लगाओगे तो आपको जिंदा तो रहना है, आपको कुछ ना कुछ तो खाना है। तो वो क्या करते थे? फिर वो क्या करते थे कि जो आपके सब्सिस्टेंस क्रॉप थी उसे मार्केट से परचेज करना पड़ता था, और उसके लिए कैश चाहिए फिर, और कैश उनके पास बहुत ही कम होता था। तो उससे कंक्लूजन क्या निकलता है? दैट एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज या ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट वाज बैकवर्ड एज वेल एज स्टेगनेंट। उस टाइम पे हमारी जो एग्रीकल्चर था, जो हमारा फार्मिंग सेक्टर था एक तरीके से, वो बहुत ही बैकवर्ड था, स्टेगनेंट था, या फिर नॉन वाइब्रेंट था। उसका रीज़न यही था, आप कुछ एक रीज़न लिख सकते हो कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे मेन तो आपका ज़मींदारी सिस्टम था, उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम थी, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग थी आपकी, अनसर्टेनिटी थी, और ये कुछ एक फैक्टर है जिसकी वजह से हम एग्रीकल्चर आउटपुट इतना नहीं ले सकते थे।